देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं निशान चतुर्वेदी। हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं किसकी? फिक्र आपकी का। और फिक्र आपकी में सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबरें क्या क्या हैं। LAC पर चीन की गतिविधियां जितनी तेज हो रही हैं उतनी ही तेज हो रही है भारत की तैयारी। भारत में फैसले भी ताबड़तोड़ लिए जा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि थिएटर कमांड में जल, थल और नभ की कैसी होगी कदमताल। देखेंगे दुश्मन, अनुशासन और फॉर्मेशन, यानी कि सेना में ये वो नई ताकत जुड़ रही है जिसे देखकर चीन और पाकिस्तान परेशान होने वाला है। आज हम आपको माउंटेन स्ट्राइक फोर्स की ताकत भी दिखाएंगे। माउंटेन स्ट्राइक फोर्स, और बताएंगे कि बदले भारत में पर्वतवीर कैसे बदलने जा रहे हैं हिमालय की तस्वीर। और फिर एक वो खबर जिस पर पूरी दुनिया नजर जमाए बैठी है। खबर अमेरिका से आ रही है, कोरोना का टीका तैयार है, बस हरी झंडी का इंतजार है। और चर्चा करेंगे प्यार में गुनाह के फिक्र की। लव जिहाद और डबल मर्डर का बेहद डरावना मामला सामने आया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने आज चीन को एक बार फिर चेतावनी दी है कि वो कंप्लीट डीएस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट को ईमानदारी से निभाए, सीमा पर शांति बहाल करे। आपको हम लगातार बता रहे हैं कि कैसे चीन हमारी LAC को अस्थिर करने की कोशिश में लगा है और भारत बढ़ चढ़कर तैयारियों से चीन को जवाब दे रहा है। इन्हीं में से एक है थिएटर कमांड। ठीक सुना आपने, थिएटर कमांड, यानी सेना का एक ऐसा कमांड जिसमें नेवी, आर्मी, एयरफोर्स तीनों मिलकर ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। तीनों सेनाओं की इस कमांड की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी, लेकिन अब वो साकार होने वाली है। कैसा होगा थिएटर कमांड? ध्यान से देखेंगे रिपोर्ट। हर किसी के मन में सवाल उठता है कि आखिर सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी सैकड़ों की भीड़ पर भारी कैसे पड़ जाती है। हर किसी के मन में सवाल उठता है कि आखिर चंद सैनिक मिलकर तमाम आतंकियों के खतरनाक मंसूबों और हथियारों पर भी 20 कैसे पड़ जाते हैं। ये भीड़ के लिए पहेली हो सकती है, लेकिन सेना जानती है कि जंग के मैदान में जीत उसी की होती है जिनके पास सैनिकों का फॉर्मेशन होता है और कभी न टूटने वाला अनुशासन होता है। इसी ताकत को अब हिंदुस्तान ने आगे ले जाने की तैयारी कर ली है। जल, थल, नभ की अलग अलग फॉर्मेशन को एक करने की तैयारी कर ली है। नाम है थिएटर कमांड। नाचेंगे चीन पाकिस्तान। यानी भारत के पास जल्द ही दुनिया के सर्वशक्तिशाली मुल्कों की तरह अपना थिएटर कमांड होगा। एक ऐसी कमान जिसमें जल, थल और नभ तीनों सेनाओं की ताकत होगी। यानी भारत की सेना अब जमीन पर लड़ रही होगी तो आसमान से वायुवीर गरज रहे होंगे और समंदर में इंडियन नेवी व्यूह रच रही होगी। थिएटर कमांड का ना सिर्फ मकसद तीनों सेनाओं को इंटीग्रेट करना है यानी इकट्ठा करना है, बल्कि इनके साजो सामान को भी। मान के चलिए कि अगर नॉर्दर्न कमांड के अंदर चिनूक हेलीकॉप्टर या अपाचे हेलीकॉप्टर या कोई भी हेलीकॉप्टर सिर्फ एयरफोर्स के पास है और अलग से आर्मी को भी चाहिए, तो उसकी जगह साझा रूप से उस कमांड के लिए आएगा। यानी उसकी कमांड उसको डिप्लॉय करने का एक ही कमांड होगी और वो कहीं पर भी डिप्लॉय किए जा सकते हैं जल्दी से जल्दी। LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चल रहे चीन से स्टैंड ऑफ के बाद हिंदुस्तान की सेना समझ चुकी है कि ये लड़ाई लंबी चलने वाली है और देश तब तक सुरक्षित नहीं होगा जब तक ये सरहद सुरक्षित नहीं होगी। हिंदुस्तान की सेना ये भी समझ चुकी है कि LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी पड़ोसी देश पाकिस्तान की गुस्ताखी थमने वाली नहीं है और देश की दो सरहदों को महफूज रखने के लिए देश की ही एक जरूरत है, थिएटर कमांड। वो साल था 2001 जब करगिल युद्ध में धोखा खाने के बाद भारत ने अंडमान निकोबार में थिएटर कमांड बनाया था। अब हिंदुस्तान ने उसी कमांड को बड़े फलक पर ले जाने की तैयारी कर ली है। तो उसके अंदर तीनों आर्म फोर्सेस की जो फोर्स हैं उनको ग्रुप किया जाएगा ऑपरेशनल रोल्स के मुताबिक, टास्क के मुताबिक और रिक्वायरमेंट के मुताबिक।
अभी जैसे अगर हमने चाइना के साथ डील करना है तो उसके अंदर हमें ज़रूरत है आर्मी की भी, एयरफोर्स की भी और नेवी की भी। जो नेवी है वो जो हिंद महासागर के अंदर वो ब्लॉकेट करेगी पाकिस्तान। ये भी पहली ही बार था जब भारत ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया और जनरल बिपिन रावत ने CDS की कुर्सी पर बैठते ही फरवरी में साफ कर दिया था कि सरहद पर सुरक्षा और तगड़ी करने के लिए जम्मू कश्मीर के लिए अलग थिएटर कमांड बनाया जा सकता है। लेकिन अब रक्षा सूत्रों से खबर मिल रही है कि देश की सीमा को चारों ओर से सुदृढ़ करने के लिए हिंदुस्तान में 5 थिएटर कमांड बनाए जाएंगे। भारत में इस वक्त थल सेना के साथ, वायुसेना के साथ और नौसेना के 3 कमांड मौजूद हैं। तीनों सेनाओं के इन 17 कमांड को 5 थिएटर कमांड में बांटा जाएगा। इसमें सबसे अहम होगा उत्तरी थिएटर कमांड। चीन और पाकिस्तान की हरकतों पर नजर रखने की जिम्मेदारी उत्तरी थिएटर कमांड या जम्मू कश्मीर थिएटर कमांड पर होगी, जिसमें जम्मू कश्मीर के इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल के अलावा लद्दाख का पहाड़ी इलाका और वास्तविक नियंत्रण रेखा का हिस्सा भी शामिल होगा। नौसेना का प्रायद्वीप कमांड देश के दक्षिणी हिस्से और समुद्री सीमा की रखवाली के लिए प्रायद्वीप कमांड यानी पेनिनसुलर कमांड तैयार किया जाएगा, जिसमें नौसेना के पूर्वी और पश्चिमी कमांड को जोड़ा जाएगा। यानी प्रायद्वीप कमांड अरब सागर में सरक्रीक से लेकर बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन तक फैला रहेगा और इस साल के अंत तक पेनिनसुलर कमांड भी तैयार हो जाएगा। तीसरा थिएटर कमांड होगा एरोस्पेस। ये थिएटर कमांड देश के आसमान की रक्षा करेगा, मिसाइल डिफेंस से लेकर अंतरिक्ष से होने वाले हमलों तक से निपटने के लिए तैयार रहेगा। कमांड डॉक्ट्रिन और ट्रेनिंग थिएटर कमांड और भारत की तीनों सेनाओं में तालमेल और ट्रेनिंग के लिए एक अलग कमान होगी, जिसका मकसद होगा रण क्षेत्र में 3 ताकतों को एकजुट करना। 5वां थिएटर कमांड होगा लॉजिस्टिक। ये कमांड देश के सभी थिएटर कमांड्स के बीच साजो सामान पहुंचाने का काम करेगा और दूसरे देशों के थिएटर कमांड के साथ तालमेल बैठाएगा। थिएटर का एक कमांडर होगा। वो कमांडर आर्मी से भी हो सकता है, नेवी से भी हो सकता है, एयरफोर्स से भी हो सकता है। लेकिन अभी सिर्फ जब वो ट्रेनिंग के टाइप इकट्ठे आते हैं, अदरवाइज इंटेग्रेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, कोऑपरेशन अच्छी हो जाएगी और आने वाले समय के अंदर तो इसका इसी तरह से ज़्यादा इंटीग्रेशन होगा। भारत की थिएटर कमांड ना तो चीन की तरह होगी ना अमेरिका की तरह। दरअसल ये भारत के क्षेत्रफल को देखकर या फिर उसके चैलेंजेस को देखकर बनाई जाएगी, जिसमें सबसे बड़ा काम होगा जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग थिएटर कमांड बनाना। दरअसल इसका मकसद है कि ना सिर्फ देश भर के अंदर आतंकवाद की गढ़ या फिर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करना, बल्कि दूसरी तरफ हमारी सीमाओं यानी LAC और LOC के पास भी सुरक्षा को पूरा कवर देना। विश्व की सबसे बड़ी सैन्य ताकत अमेरिका के पास 11 थिएटर कमांड है, जबकि चीन की रेड आर्मी के पास 5 थिएटर कमांड। लेकिन भारत का थिएटर कमांड सबसे अलग होगा, जिसमें दुनिया की सबसे अनुशासित आर्मी होगी। दुनिया का सबसे कठिन फॉर्मेशन बनाने वाला इंडियन एयरफोर्स होगा। हिंद महासागर में राज करने वाली भारतीय नौसेना होगी और तीनों का एक ऐसा कदमताल होगा जिसे देखकर दुश्मन दहल उठेगा। क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि चाइना के पास 5 थिएटर कमांड हैं? सदर्न, वेस्टर्न, सेंट्रल, नॉर्दर्न और ईस्टर्न। और फरवरी 2016 में उसने अपने ये थिएटर कमांड स्टैब्लिश किए। चाइना फ्रंटियर की कमान पीपल्स लिबरेशन आर्मी के वेस्टर्न थिएटर कमांड के पास है, जो करीब 4000 किलोमीटर लंबी LAC को कंट्रोल करती है। और चूंकि सीमा पर सबसे बड़ा खतरा चीन और पाकिस्तान से है, इसलिए भारत में सबसे पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पहाड़ी इलाकों के मोर्चेबंदी के लिए नॉर्दर्न थिएटर कमांड तैयार किया जाएगा। आइए अब आपको लेकर चलते हैं यहां पर बिग वॉल पर और दिखाते हैं कि आखिर होगा क्या क्या। यह समझने वाली बात है। थिएटर कमांड, देखिए अमेरिका और भारत में जमीन आसमान का फर्क है। अमेरिका के जो थिएटर कमांड्स होते हैं वो और युद्ध के लिए होते हैं, मतलब औरों के युद्ध के लिए। भारत का अपना युद्ध के लिए जो थिएटर कमांड है वो हम आपको यहां पर दिखाने जा रहे हैं। इसको यहां पर फ्लैश करेंगे, ये काला रंग एकदम से जब उड़ेगा तब आपके सामने आएगी वो हमारी थिएटर कमांड, जिसके बारे में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, समझिए क्या है
जब चीन की हम जिक्र करते हैं तो चीन के ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड थिएटर कमांड है, लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो 2 नई सैटेलाइट तस्वीरें यहां पर इसके लिए आपको बिग वॉल पर लेकर आए हैं। इनको जरा देखें, ये चीन की नई चाल है कि नई सैटेलाइट तस्वीरें, जरा ध्यान से देखें। चीन इन इलाकों से पीछे हटा, गलवान घाटी, लेकिन चीन के अनुसार LAC और हॉट स्प्रिंग, इन इलाकों को अगर आप देखें, आप समझे इसको, साजिश का नया सबूत है। पूर्वी लद्दाख की इस सैटेलाइट इमेज को जो काले रंग में डॉट्स दिख रहे हैं, चीन दावा करता है कि यही भारत और उसके बीच का बॉर्डर है, ये काले रंग के डॉट्स। अब देखिए, LAC जो है वो डिफाइंड कहीं से नहीं है। चीन कहता है कि हमने ये डिफाइन कर दिया, हम इसको नहीं मानते। इतना ही नहीं, गलवान घाटी और हॉट स्प्रिंग के आसपास जो हरे रंग के ब्लॉक्स दिख रहे हैं वो चीन की सेना। गलवान घाटी और हॉट स्प्रिंग, ये जो नीले और अलग अलग रंगों के, ये चीन की सेना, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के नए कैंप्स हैं। और चीन के ये नए कैंप भारत की तरफ भी बना रखे गए हैं। मतलब ये जो कैंप हैं भारत की तरफ भी बनाए रखे गए हैं। ये गौर करने वाली बात है। 15 जून को गलवान की घटना के बाद भारत इसी बात पर चीन पर दबाव बना रहा है कि इन कैंप्स को चीन यहां से हटा ले, जिसका कुछ हद तक असर भी हुआ है। अब इस तस्वीर को अगर आप देखें, इसमें जो नीले रंग के ब्लॉक्स दिख रहे हैं यहां पर, ये इस तरफ, इनको जरा आप ध्यान से देखें, वो चीन के नए सपोर्ट बेसिस हैं। अब ये जो नीले रंग के ब्लॉक्स हैं, ये कहां से प्रकट हो गए? इस तरफ ये जो नीले रंग के ब्लॉक्स हैं, ये नए सपोर्ट बेसिस हैं। और जो पीले रंग के ब्लॉक्स हैं, वो पहले से मौजूद चीन के, वहां पर वो पीले रंग के ब्लॉक्स जो पहले से मौजूद हैं, अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं, ये पहले से मौजूद चीन के बेसिस हैं। यानी कि चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको बता दें कि जो सैटेलाइट तस्वीर ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट उसने जारी की है, डिस्ट्रसफा ने, जो पहले भी कह चुका है कि अभी भी चीनी सेना फिंगर 4 से 3 किलोमीटर दूर तंबू गाड़ कर बैठी है। फिंगर 4 से, मैं इसको चाहूंगा चेंज ओवर करें। फिंगर 4 इसलिए इंपॉर्टेंट है आपको बताना, क्योंकि अगर फिंगर 4 की हम बात कर रहे हैं तो ये वो इलाका है जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। चीन इन इलाकों से पीछे हटा। फिंगर 4, जरा इसको समझें आप। चीन के अनुसार LAC और भारत के अनुसार LAC, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। यानी कि क्या है फर्क? ये चीन के अनुसार है और ये भारत के अनुसार, ये जमीन आसमान का फर्क है। अब पैंगोंग सो झील का इलाके की सैटेलाइट इमेज यहां आपको दिखाने, जरा देखें आप इसको और इसको समझें आप। और यहां चीन की साजिश को कैसे हम आपको दर्शाते हैं। दरअसल ये वो जो सफेद डॉट्स हैं, ये भारत और चीन के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, लेकिन ये काले रंग के डॉट्स हैं जिसे चीन अपने बॉर्डर के तौर पर दावा करता है। अब आप इसको समझें, वहां से और इसमें डिफरेंस कितना आ गया। ये और ये शायद आपको बहुत प्रोमिनेंटली नहीं दिखे, ये अगर मैं आपको दिखाऊं, ये व्हाइट कलर और यहां पर ये ब्लैक कलर, कितना फर्क है। और ये जो एरिया है, इस एरिया को अक्सर ग्रे एरिया के तौर पर डिफाइन करते हैं। यहां पे पेट्रोलिंग होती है, लेकिन यहां पर कोई भी अपनी स्टेशनरी पोजीशन नहीं लेता है। लेकिन ये नीले बॉक्स को देखें और अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये फिंगर 4 और फिंगर 8 तक भारत का हिस्सा है, लेकिन ये नीले रंग के डॉट्स जो दिख रहे हैं वो चीन के द्वारा यहां बनाए गए। ये इनके कैंप्स बने हुए हैं जो यहां पर पेट्रोलिंग दोनों कर सकते हैं। फिंगर 4 से नीचे भी चीन के नए आर्मी कैंप्स हैं, और यह भी गौर करने वाली बात है। और चीन के नए आर्मी कैंप्स के आसपास नीले रंग के जो ब्लॉक्स दिख रहे हैं वो नए चाइनीज सपोर्ट के बेस हैं, वो नए चाइनीज सपोर्ट के बेस हैं। नीचे देखिए आप। अब भारत ने चीन को 2 कहा है कि वो अपनी सेना को LAC के उस पार ले जाए, यानी फिंगर 4 से फिंगर 8 तक चीन सेना को पीछे हटाए। फिंगर 4 से फिंगर 8, क्योंकि ये देखें, ये है वो जिसको हम LAC कहते हैं। ये इलाका वो है जिसको वो LAC जानबूझकर बोल रहे हैं, क्योंकि ये विस्तारवादी नीति वाले हैं। ये कहीं से भी आगे आ जाते हैं। ये सिर्फ एरिया था, ग्रे एरिया था, पेट्रोलिंग का एरिया था खाली। दोनों जॉइंट पेट्रोलिंग भी करते थे। खैर, तो ये अपने हालात हैं, यानी हिमालय को अशांत करने की कोशिश की जा रही है। पर्वत पर चीन लगातार नई साजिश रच रहा है, और ये साजिश अभी हमने जो सैटेलाइट इमेज दिखाई उसमें साफ साफ दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि अब माउंटेन स्ट्राइक कोर को लेकर फिर गंभीरता से विचार किया जाने लगा है। इसको लेकर भी कई सालों से तैयारी चल रही थी, लेकिन अब इस यूनिट को पूरी तरह LAC पर तैनात करने की बात चल रही है। इस समय भारत के पास 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर हैं जो अभी ऑपरेशनलाइज नहीं है, लेकिन जल्द इनको ऑपरेशन में लाने की तैयारी रची जा रही है। तब चीन के लाल सैनिकों की गर्दन तोड़ी थी, अब उनकी रीढ़ की हड्डियां चटकाएंगे भारत के नए पर्वतवीर। क्योंकि वक्त के साथ परिस्थितियां भी बदली हैं और युद्ध का तरीका भी,
और ये वो पहाड़ वीर हैं जिनके नाम से दुनिया कांपती है। गलवान के युद्ध ने नई सीख दी कि ना तो दुश्मनों को टारगेट बढ़ा देना चाहिए, ना ही हमेशा फॉर्मेशन बड़ा होना चाहिए। बस हौसला हिमालय से हाई रहे तो छोटी टुकड़ियां भी दुश्मनों का दम निकाल सकती हैं। हालांकि गलवान में हमारे सैनिकों ने ऐसा कर भी दिखाया, 20 का बदला 40 से लिया। लेकिन अब तैयारी नई है, नए पहाड़वीर युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। नाम है माउंटेन कोर स्ट्राइक। जानकारी के मुताबिक 80,000 जवानों की ये विशेष फोर्स चीन की सीमा वाले ऊंचे इलाकों में रहकर लड़ने में पारंगत होगी और वायु शक्ति से भी लैस होगी। मतलब इसमें पैदल सैनिक, टैंक, तोप, इंजीनियर्स, लॉजिस्टिक्स, सपोर्ट यूनिट सहित वो सभी फील्ड के सैनिक एक साथ होंगे जो किसी भी युद्ध के लिए जरूरी हैं। जिसकी सबसे बड़ी खासियत होगी छोटा फॉर्मेशन, जिसके चलते ये ट्रुप्स जल्दी छुप सकती है और इसे कम से कम नुकसान होगा। बताया जाता है कि गलवान में भारी बेइज्जती मिलने के बाद चीन ने हिमालय पर अपने मार्शल आर्ट्स ट्रेनर को उतारा है, जो लाल लड़ाके को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे रहे हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता कि हमारे पहाड़वीर उन्हें ऐसा धोबी पछाड़ पटका देंगे कि लद्दाख से वो जिंदा लौटने के काबिल नहीं बचेंगे। और भारत के ऐसे पर्वतवीरों की संख्या 2-4 हज़ार नहीं बल्कि 80 से 90 हज़ार होगी। अब जानिए कि गुरिल्ला दांव में माहिर माउंटेन स्ट्राइक कोर के महारथी की पूर्वी लद्दाख में तैनाती कब होगी और अभी ये कहाँ रहते हैं। आपको बता दें कि माउंटेन स्ट्राइक कोर यानी 17 कोर का मुख्यालय रांची में है। इसके अलावा इसकी दूसरी कोर 59 माउंटेन पानागढ़ पश्चिम बंगाल में और 72 माउंटेन पठानकोट पंजाब में है। माउंटेन स्ट्राइक कोर के लिए 30 बिल्कुल नई पैदल माउंटेन बटालियनों का गठन होना तय हुआ है। विमानन, तोपखाने और बख्तरबंद ब्रिगेडों को भी इस कोर में एकीकृत किया जाना था और इस कोर को स्पेशल हाई एल्टीट्यूड दस्ते भी मिलने थे। ऐसा नहीं कि ये भारत की पहली माउंटेन फोर्स होगी। गलवान घटना के बाद से भारत ने 3,488 किलोमीटर लंबे LAC पर माउंटेन फोर्स की तैनाती कर दी है, जो पहाड़ की ऊंचाइयों से दुश्मनों पर पैनी नजर रखती है और इन्हें पता है कि मुश्किल हालात में दुश्मनों को कैसे सबक सिखाया जाता है। लेकिन हिमालय पर हिंदुस्तान अपने पर्वतवीरों की ताकत में इतना इजाफा करना चाहता है जिसे देख सुनकर चीन हमेशा अपनी हद में रहे। इसीलिए अब माउंटेन स्ट्राइक कोर का नाम फाइनल किया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि चीन अपनी तरफ से इस तरह की फोर्स लगातार खड़ी कर रहा है और अभी उसकी तैनाती और तैयारी ज्यादा है। इसलिए भारतीय माउंटेन स्ट्राइक कोर को LAC पर तैनात करने की बात चल रही है। इसके तहत 3 और माउंटेन डिवीजन बनेंगे। 80 से 90 हज़ार की इस फोर्स में करीब 10,000 अफसर भी होंगे। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे भारतीय सेना पूर्वी लद्दाख में बदलते मौसम से निपटने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। तो कैसी होगी हमारी तैयारी, आप यहां पर समझिए इस ग्राफिक्स के जरिए। नवंबर के महीने में पूर्वी लद्दाख का इलाका कुछ हद तक इसी तरह नजर आता है, यानी कि यहां पर जो आप देख रहे हैं, करीब 2-3 महीने बाद यहां जमकर बर्फबारी होगी। तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका होगा और हमारे जवान फॉरवर्ड बेस पर 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद होंगे। लेकिन उस हालात में इतनी ऊंचाई पर डटे रहना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहां पहले से 3 गुना ज्यादा जवान मौजूद होंगे। लिहाजा हर एक जवान के लिए हमारी सरकार पूरी तैयारी कर रही है। ऐसी तैयारी कि उन्हें 6 महीने तक रसद की कोई जरूरत ना हो। मतलब साफ है कि उनके पास अगले 6 महीने के लिए गोला बारूद के साथ साथ खाने पीने का हर सामान मौजूद हो। और इतना ही नहीं, अब आप सोच रहे होंगे कि 6 महीने के लिए हमारे जवानों को भारी मात्रा में राशन की भी जरूरत होगी। तो आप यही सोच रहे हैं ना कि सेना ने वहां अभी से 60,000 मैट्रिक टन राशन स्टोर करने का आदेश दे दिया। सिर्फ खाना ही नहीं, -30 डिग्री सेल्सियस के अंदर स्पेशल कपड़ों की जरूरत होती है। आपको याद होगा एक जमाना था जब ऐसे कपड़े नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं। ठंड में दुश्मन को करारा जवाब देने के लिए लिहाजा जवानों को -50 डिग्री सेल्सियस में भी डटे रहने के लिए जैकेट, बूट, कैप, ग्लव्स और ग्लास दिए जाएंगे। यही नहीं, फॉरवर्ड बेस पर लंबे समय के लिए ईंधन भी स्टोर करने का फैसला सेना ने किया है। इन इलाकों में स्पेशल शेल्टर भी बनाए जाएंगे। यहां जवानों के लिए जरूरत के लिहाज से हर सामान मौजूद होगा। इस पूरे मिशन में आर्कटिक
टेंट हिंदुस्तानी फौजियों के लिए रक्षा कवच की तरह होंगे, जिस पर बाहरी तापमान का कोई असर नहीं होगा। चाहे बर्फबारी हो या एवलांच आए, हमारे जवान महफूज रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। और इन सभी चीजों के साथ एलएसी पर 24 घंटे ड्रोन से चौकसी की जाएगी। ठीक सुना आपने, ड्रोन से। क्यों? क्योंकि ड्रोन से अनमैन्ड जब सर्विलांस होता है तो उसका एक अलग पेनिट्रेशन होता है। अब हिमालय से हिंद महासागर की ओर बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इंडियन नेवी को कौन सी नई शक्ति मिलने जा रही है, जो हिंदुस्तान के लिए अच्छी खबर है, चीन के लिए बुरी खबर है। दरअसल इंडियन नेवी ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल करने जा रही है जो उसकी मारक क्षमता को कई गुना घातक बना देगी। आखिर क्या है वो टेक्नोलॉजी, ध्यान से देखें रिपोर्ट। महासागर की ताकत भारत की पनडुब्बियां और भी घातक हो चली हैं। अब कलवरी क्लास की पनडुब्बियां एक बार गोता लगाएंगी तो महीनों तक बाहर नहीं आएंगी। आईएनएस खंडेरी पानी के अंदर घात लगाकर बैठी रहेगी और दुश्मन को भनक तक नहीं लगेगी, क्योंकि समंदर में चीन की चालबाजियों और चुनौतियों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हिंदुस्तान के समुद्री बेड़े को मिलने वाली है नई शक्ति। ये शक्ति है, ये टेक्नोलॉजी कलवरी क्लास की पनडुब्बियों को पानी के अंदर ही ऊर्जा मुहैया कराएगी, जो पनडुब्बियों को और भी घातक बना देगी, क्योंकि ये विकल्प होगा न्यूक्लियर एनर्जी यानी परमाणु ऊर्जा का, जिससे लैस पनडुब्बियों को पानी में ही ऊर्जा मिलती रहती है। दरअसल नेवी के लिए डीआरडीओ ने एलएनटी की मदद से एआईपी तकनीक विकसित की है। ये सिस्टम देसी पीएफसी यानी फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल पर आधारित टेक्नोलॉजी से बना है, जिसमें बिजली पैदा करने के लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। और अब इस तकनीक का कमाल समझिए। पहला कमाल यह है कि पारंपरिक पनडुब्बियां बैटरी से चलती हैं, जिन्हें डीजल इंजन से रिचार्ज किया जाता है, और चूंकि डीजल इंजन को चलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसलिए अपनी बैटरी रिचार्ज करने के लिए पनडुब्बियां बार बार सतह पर आती हैं। लेकिन एआईपी सिस्टम से लैस होने के बाद भारत की पनडुब्बियों को सतह पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। न्यूक्लियर एनर्जी की तरह पनडुब्बी की बैटरियां समंदर के अंदर ही रिचार्ज होती रहेंगी। असर ये होगा कि पनडुब्बियां एक बार पानी के अंदर जाएंगी तो लंबे वक्त तक ना तो उनके ऊपर आने की जरूरत होगी, ना ही पकड़े जाने का खतरा होगा। वो लंबे समय तक पेट्रोलिंग के लिए तैनात रहेंगी। दूसरा असर ये कि डीजल इंजन का इस्तेमाल बंद होगा तो पनडुब्बियों का शोर कम होगा, जिसका फायदा ये होगा कि पानी के अंदर पनडुब्बियां घात लगाए चुपचाप बैठी रहेंगी और दुश्मन को भनक तक नहीं लगेगी। एआईपी अगर जो हम डाल सके अपने पनडुब्बी जो अगले बनेगी या पुरानी सबमरीन में एक प्लग डाल के डाल दें तो हम ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे और हमारी पनडुब्बियां जो है वो पानी के नीचे बहुत देर तक जैसे परमाणु पावर का चलते हैं। सूत्रों के मुताबिक इंडियन नेवी अपनी सभी कलवरी क्लास सबमरीन को देसी एआईपी से लैस करने की योजना पर आगे बढ़ रही है। चीन और पाकिस्तान दोनों की नेवी के पास एआईपी सिस्टम है। चीन के पास काफी टेक्नोलॉजी हथियारों की आ गई है, चोरी चकारी पैसा लेके वगैरह उन्होंने रशिया से बुला के रशियन से काफी सीख लिया है। तो अगर जो चीन मदद करे पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान के पास जो सबमरीन फ्रांस से ली थी उनमें भी एआईपी थी, लेकिन वो है मेस्मा। कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है और भारत में ये होने भी लगा है। चीन हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक भारत को घेर रहा है और दूसरी ओर उसके इशारे पर उसका सदाबहार दोस्त पाकिस्तान भी लगातार साजिशें रच रहा है, जिसे देखते हुए नेवी की नई शक्ति मिलना हिंदुस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है और दुश्मनों को सीधी चुनौती भी। देखिए, यहां पर दो बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहली तो यह कि इंडियन ओशन के अंदर भारत अब तेजी से मूव कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, चीन का जो प्लान है वो चाहते हैं कि उनके पास 2030 तक 110 सबमरीन हो जाए, लेकिन अभी उनके लिए चिंता का विषय यह है कि जो उनकी सबसे लंबी दूरी वाली सबमरीन है उसके अंदर स्पेस बहुत कम है, उसमें क्रू ज्यादा नहीं आ सकता। तो वो जब तक उससे निपट रहे हैं, जब तक उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक भारत को बहुत तेजी से मूव करना होगा। ड्रैगन के विस्तारवाद ने भारत को ही नहीं, दुनिया के अधिकतर देशों को चीन के खिलाफ एकजुट कर दिया है। भारत को घेरने की साजिश चीन के लिए इतनी महंगी पड़ी है कि टैरिफ वॉर और कोरोना वायरस को लेकर चीन से नाराज चल रहा अमेरिका खुलकर भारत के साथ आ गया। असल में अंडमान सागर में जो दिखा वो सिर्फ झलक था। सच तो यह है कि चीन ने तनाव बढ़ने के बाद अमेरिका ने
न सिर्फ भारत का हाथ थामा बल्कि साथ भी निभा रहा है। पिछले 1 महीने में अमेरिका अपने सैटेलाइट और दूसरे खुफिया तरीकों से चीन की हरकतों पर नजर रख रहा है और यह जानकारियां भारत के साथ शेयर भी कर रहा है। तो अब यह समझते हैं कि 2 के दम से डिप्टी सुपर पावर क्यों भयभीत है। हिंद महासागर में दहाड़ता अमेरिका का ये जंगी जहाज ड्रैगन को अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी। यह भारत और अमेरिका के उस बेमिसाल दोस्ती का सबूत है जिसकी बुनियाद पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप ने रखी थी। दोस्ती ऐसी कि जैसे ही अमेरिका को खबर लगी कि सरहद के बाद अब चीन समंदर में भारत को घेरने की ताक में है, ड्रैगन पर काबू करने के लिए दक्षिण चीन सागर में यूएसएस रोनाल्ड रीगन और यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट के साथ तैनात अमेरिका युद्धपोत यूएसएस निमित्ज ने तुरंत अपना रास्ता बदल लिया। देखते ही देखते अमेरिका का सबसे खौफनाक वॉरशिप मलक्का स्ट्रेट से होकर अंडमान सागर पहुंचा और भारतीय सेना के साथ युद्ध अभ्यास कर ड्रैगन को अपने हद में रहने की चेतावनी दी। दुनिया देख रही है कि सरहद पर चीन के साथ तनाव के बीच अमेरिका लगातार भारत के साथ दोस्ती निभा रहा है, ड्रैगन की एक एक हरकत पर नजर रख रहा है और पिछले 1 महीने से लगातार चीन की सारी खुफिया जानकारियां भारत के साथ बांट रहा है। भारत और अमेरिका के बीच बने इंटेलिजेंस चैनल के जरिए जानकारियां बेहद गोपनीय तरीके से साझा हो रही है। इसी का नतीजा है कि एलएसी के उस पार चीनी सेना की सीक्रेट गतिविधियों की जानकारी भी तुरंत भारत के पास पहुंच रही है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के हर सेक्टर पर अमेरिकी पहरा जारी है। बारीक सैटेलाइट तस्वीरों से लेकर टेलीफोन इंटरसेप्ट और चीनी सैनिक और हथियारों की तैनाती तक हर खबर भारत को मिल रही है। जून के तीसरे हफ्ते में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की। दोनों के बीच 2 बार इस पर चर्चा हुई और इसके बाद भारत और अमेरिका के बीच इंटेलिजेंस इनपुट का आदान प्रदान शुरू हो गया। We have the ability today by working together to shape the world. We are working on maritime security, counter-terrorism, connectivity. खबर यह भी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अपने अमेरिकी समकक्ष रॉबर्ट ओब्रायन से और अमेरिकी ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल मार्क ए माइली ने भारतीय सेना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत से दोनों देशों के सैन्य, सुरक्षा और खुफिया विभागों के बीच जानकारियां साझा करने के बारे में बात की है। इसके अलावा अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क टी एस्पर ने भी कुछ दिनों पहले भारत में अपने समकक्ष राजनाथ सिंह को फोन कर उनसे ताजा हालात पर बातचीत की। कुछ सालों से भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के जो रिश्ते हैं वो बहुत मजबूत हुए और मजबूती ग्राउंड पे नजर आई जब आज हम लद्दाख में देख रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच ये दोस्ती सिर्फ खुफिया जानकारी के लेन देन तक ही सीमित नहीं है। अमेरिकी हथियारों ने भारत की सुरक्षा ताकत को पिछले सालों में काफी मजबूत कर दिया है। इस वक्त पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर तैनात 5 बड़े सैन्य हथियार अमेरिका की देन है। ये एक नए प्रकार का शीत युद्ध है, पोस्ट कोरोना, जिसमें चीन वर्सेस अमेरिका है और चीन वर्सेस भारत। युद्ध से दूर रहकर चीन ने काफी आर्थिक तरक्की की, लेकिन इसके लिए चीन ने जो रास्ता चुना वो गलत था। उसने अपनी आवाम के साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया, तो दूसरी ओर हर देश में उसने अपने जासूस बैठा दिए। इन जासूसों का एक ही काम था, लोकतांत्रिक देश को कमजोर करना और चीन के लिए आगे बढ़ने का रास्ता बनाना। अब जिनपिंग का वो ही जाल टूट रहा है। अमेरिका ने ह्यूस्टन में चीनी जासूस पकड़े हैं और वहां के चीनी दूतावास को बंद करने को कह दिया है। इससे चीन बौखला गया है। चीन की मीडिया कह रही है कि ट्रंप ने वुहान में अमेरिकी दूतावास बंद करने का बदला लिया है, लेकिन चीन के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि आखिर वो अपने दूतावास में कौन से दस्तावेज जलाकर खाक कर रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये वैक्सीन की चोरी के दस्तावेज थे।
चीनी वाणिज्य दूतावास, ह्यूस्टन, अमेरिका। जरा इस आग को देखिए, और इस आग में चीनी वाणिज्य दूतावास के लोगों ने दस्तावेज जलाए। ये तस्वीरें सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कौन से दस्तावेजों को आग के हवाले किया गया। उन दस्तावेजों में ऐसा क्या था जिसे चीन छिपाने की कोशिश कर रहा है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सुपर पावर बनने के लिए जिनपिंग का शैतानी दिमाग दिन रात बेहिसाब रफ्तार से काम कर रहा है, कुछ भी करने और किसी भी हद तक जाने को आमादा है। और ह्यूस्टन में चीन के वाणिज्य दूतावास में यह आग भी बीजिंग से आए ऑर्डर के बाद लगाई गई, एक सोची समझी रणनीति के तहत है। क्योंकि अमेरिका को शक हो गया था कि उसकी ही जमीन पर चीन ने दूतावास के नाम पर जासूसी का एक बड़ा सेंटर बना लिया है। लिहाजा अमेरिका की ओर से अचानक ही चीन को ह्यूस्टन में वाणिज्य दूतावास बंद करने का फरमान सुना दिया गया। वाणिज्य दूतावास बंद करने के लिए चीन को महज 72 घंटे की मोहलत दी गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई और सीक्रेट दस्तावेजों को जलाया जाने लगा। तभी करीब एक इमारत से एक शख्स ने यह सब देख लिया और फायर ब्रिगेड को आग लगने की सूचना दी। फायर ब्रिगेड पहुंची, लेकिन दूतावास के लोगों ने उसे अंदर नहीं आने दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर एक भी दस्तावेज अमेरिकियों के हाथ लग गया तो चीन का काम तमाम हो जाएगा। आशंका है कि इन दस्तावेजों में वो जानकारियां थी जो चीन के हैकर्स और जासूसों ने इकट्ठी की थी, खासतौर पर कोरोना वायरस की वैक्सीन से जुड़ी। भले ही चीनियों ने दूतावास में जासूसी से जुड़े सबूत मिटा दिए हों, लेकिन अमेरिका के हाथ चीन के खिलाफ एक और सबूत लग गया है, जो बताता है कि चीन किस तरह अमेरिका में बन रही वैक्सीन का फॉर्मूला चोरी करने में लगा हुआ है। यह उस चीनी नागरिक की तस्वीर है जिसे और उसके एक साथी को जासूसी और हैकिंग के आरोप में वांटेड घोषित कर दिया गया है। ली जियाओ और डोंग जियाजी दोनों चीन के नागरिक हैं। ये दोनों 10 साल से भी ज्यादा वक्त से हैकिंग कर रहे हैं। ये चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के लिए और गुआंगडोंग स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं। अब तक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, जर्मनी, जापान, नीदरलैंड, स्पेन, दक्षिण कोरिया, स्वीडन, यूके समेत कई देशों में सूचनाएं चुरा चुके हैं। इस वक्त इस नेटवर्क का फोकस कोविड-19 की वैक्सीन से जुड़ी रिसर्च पर है। Most recently, they have gone after the vulnerabilities, if they can find them, in networks of biotech and other firms known for COVID vaccines, treatments, and testing technology. जिस वुहान वायरस के विरुद्ध समूचा विश्व युद्ध लड़ रहा है, उसे कमजोर करने के लिए ड्रैगन ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। इसके लिए अपने 2 सबसे बड़े हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। पहला, सूचनाओं की चोरी, और दूसरा, जासूसी। इसके लिए चीन हैकर्स के साथ साथ अपने ऐप्स का भी इस्तेमाल करता है, लेकिन दुनिया को जासूसी के जाल में उलझाने वाला चीन खुद ही अपने जाल में उलझता जा रहा है। जिस तरह भारत ने 59 चाइनीज ऐप्स पर बैन लगाया, उसके बाद एक एक करके दुनिया भर में चाइनीज ऐप से लोगों का मोह भंग होने लगा है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया में किसी भी वक्त टिकटॉक पर बैन लग सकता है। और तो और चीन का सदाबहार दोस्त पाकिस्तान भी चाइनीज ऐप से तौबा करने लगा है। पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण ने लाइव स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन बीगो लाइव पर प्रतिबंध लगा दिया है और टिकटॉक को भी आखिरी वार्निंग दे दी है। China is facing degradation of its image on the world stage as a trusted partner. Other nations partnering with China in economic development projects should closely consider their alliances with a country that has so little regard for international law. चीन अपने ही बुने जाल में उलझता जा रहा है और हर मोर्चे पर रोज मुंह की खा रहा है। दरअसल इस समय दुनिया में जो गोल्ड हंट चल रही है वो है वैक्सीन की खोज, जिसकी चीन पर चोरी का आरोप लगा है। लेकिन इस बीच अमेरिका में कुछ ऐसा हुआ है, ट्रंप ने कुछ ऐसा कहा है और उनकी सरकार ने कुछ ऐसा किया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि अमेरिका ने कोरोना वैक्सीन हासिल कर ली है और 10 करोड़ डोज की डील कर ली है। लेकिन क्या वाकई अमेरिका को कोरोना की वैक्सीन मिल गई है? खुद देखें ये रिपोर्ट। This is another crucial step in our effort to develop, manufacture, and distribute a vaccine in record-breaking time.
ट्रंप की इन बातों और इन दावों के बाद से यह कहा जाने लगा है कि अमेरिका को कोरोना की वैक्सीन मिल गई है और उस वैक्सीन की 10 करोड़ डोज रेडी भी कर ली हैं। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे का आधार क्या है, ये समझने से पहले जान लीजिए कि अमेरिका में कोरोना किस कदर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। अमेरिका में 41 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से 1,46,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हर दिन दुनिया भर में सबसे ज्यादा नए केस और मौत के मामले अमेरिका में पाए जा रहे हैं। ऐसे में ट्रंप सरकार ने वैक्सीन बना रही 2 कंपनियों फाइजर और बायोनटेक के साथ करार किया है। $1.95 करोड़ में ये कंपनियां वैक्सीन की 10 करोड़ खुराक दिसंबर में अमेरिका को उपलब्ध कराएंगी, अगर उनकी वैक्सीन को अप्रूवल मिल जाता है तब। जी हां, अप्रूवल मिलने के बाद मतलब वैक्सीन अभी बनी है, उसके ट्रायल चल रहे हैं और अभी तक जो नतीजे सामने आए हैं उसके हिसाब से जल्द ही कामयाबी हासिल होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। वैक्सीन के 2 ह्यूमन ट्रायल हो चुके हैं। दोनों ही ट्रायल में जिन लोगों को वैक्सीन दी गई उनमें एंटीबॉडी के साथ टी सेल भी डेवलप हुए और इसी वैक्सीन के 10 करोड़ डोज के लिए अमेरिकी सरकार और वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के बीच डील हुई है, जिसका ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। Today, my administration reached a historic agreement with Pfizer to produce and deliver 100 million doses of their vaccine immediately following its approval. अगर ये वैक्सीन बन गई तो न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया के लिए संजीवनी साबित होगी, खासतौर पर दोबारा राष्ट्रपति बनने की हसरत रखने वाले डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि कोरोना से निपटने के तरीके और फैसलों को लेकर अमेरिका में उनकी आलोचना हो रही है, उनकी लोकप्रियता घट रही है। ऐसे में उनके लिए वैक्सीन जादुई ताबीज साबित हो सकती है। इसी मकसद से ट्रंप ने कोरोना वैक्सीन की खोज और बड़े पैमाने पर निर्माण के लिए ऑपरेशन वॉर्प स्पीड का ऐलान कर रखा है। इसी के तहत फाइजर और बायोनटेक से उन्होंने वैक्सीन के लिए करार किया है, जिसके तहत दिसंबर तक 10 करोड़ और उसके बाद 50 करोड़ वैक्सीन अमेरिका को मिल सकती है। ट्रंप सरकार ने ऐलान किया है कि वैक्सीन अमेरिकियों को मुफ्त में दी जाएगी। अमेरिका में ऑपरेशन वॉर्प स्पीड के तहत वैक्सीन बनाने के 5 प्रोग्राम चल रहे हैं, जिन पर न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया की नजर है। और अब देखते हैं फिक्र हेडलाइंस। बातचीत के बाद भी नहीं मान रहा है चालबाज चीन। एलएसी पर 40,000 सैनिकों का लगाया जमावड़ा। ड्रैगन को करारा जवाब देने के लिए एक्शन मोड में हिंदुस्तानी फौज। जासूसी के आरोप में चीन बेनकाब। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में बतौर रिसर्च काम कर चुकी जुआन तांग चीनी सेना के लिए कर रही थी काम। पीएलए की वर्दी में तस्वीर सामने आने के बाद एफबीआई ने किया खुलासा। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बम ब्लास्ट, 25 लोग घायल। तुरी बाजार में सब्जी के ठेले पर लगाया गया था बम। शिया सुन्नियों के बीच सांप्रदायिक झड़पों के लिए जाना जाता इलाका। धार्मिक आजादी पर तकरीरें देने वाला पाकिस्तान फिर बेनकाब। गुजरावाला में हाफिज सईद के गुर्गों ने अल्पसंख्यक समुदाय अहमदिया के कब्रिस्तान में की तोड़फोड़, स्कूल को भी बनाया निशाना। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पाकिस्तान की साजिश बेनकाब। सर्च अभियान में आतंकी अड्डे से 1 AK-47 और 5 चाइनीज पिस्तौल और 25 ग्रेनेड बरामद। सुप्रीम कोर्ट से राजस्थान स्पीकर को बड़ा झटका। हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा सरकार। 27 जुलाई को पायलट गुट के बागी विधायकों पर होगी सुनवाई। झारखंड में मास्क न पहनने पर अब लगेगा 1 लाख का जुर्माना। 2 साल तक की सजा का भी प्रावधान झारखंड सरकार ने सेफ्टी प्रोटोकॉल को लेकर अध्यादेश किया पास। 24 घंटे में पहली बार कोरोना के रिकॉर्ड 45,720 नए केस से बड़ी टेंशन। देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 12 लाख के पार। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में हाहाकार। कोरोना के चलते स्वतंत्रता दिवस समारोह में बड़े फेरबदल। लाल किले की प्राचीर के बजाय नीचे बैठेंगे वीवीआईपी गेस्ट। स्कूली बच्चे नहीं होंगे शामिल। कोरोना से ठीक लोग सुनेंगे पीएम का भाषण लाइव। देखिए, जिस स्तर पर वैक्सीन की खोज चल रही है उससे लगता है कि बहुत जल्द ही कोरोना का टीका बाजार में होगा। लेकिन टीका आने से पहले कोरोना को लेकर हमारा संकल्प टूटता हुआ नजर आ रहा है और इसका असर यह हो रहा है कि देश एक बार फिर से लॉकडाउन की ओर बढ़ता दिख रहा है। कैसे, देखें इस रिपोर्ट में। कोरोना को
दावत देने वाली तस्वीर। मध्य प्रदेश के मंत्री को कोरोना। ये वो तस्वीरें जो बताती हैं कि देश में कोरोना को कुछ लोग किस तरह से खुलेआम दावत दे रहे हैं। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के मंत्री अरविंद भदौरिया के स्वागत की हैं, जिससे लोग इतने गदगद हो गए कि कोरोना को ही भूल गए और अब कोविड पॉजिटिव पाए गए। भदौरिया बुधवार को शिवराज सिंह कैबिनेट की मीटिंग में शामिल भी हुए थे। मुझसे जो हाल के दिनों में संपर्क में आए हैं, आप भी अपना कोविड टेस्ट कराएं, घबराएं नहीं। ये कोई इकलौता मामला नहीं है। देश में हर शहर, हर गांव, हर गली में ऐसे बहुत लोग हैं जो लापरवाही से न सिर्फ खुद को बल्कि औरों को भी कोरोना का शिकार बना देते हैं। और यही वजह है कि देश एक बार फिर लॉकडाउन की ओर लौट रहा है। इस वक्त देश की आधी से ज्यादा आबादी, करीब 69 करोड़ लोग लॉकडाउन में हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग कोरोना संक्रमण को लेकर गंभीर नहीं हैं। ऐसे लोगों को समझाने और सबक सिखाने के लिए सख्ती बरतनी ही होगी। जैसे झारखंड में कैबिनेट ने एक अध्यादेश को मंजूरी दी है, जिससे झारखंड में मास्क नहीं पहनने और नियमों की अनदेखी करने वालों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना और 2 साल की जेल हो सकती है। ब्राजील मत बनिए। ब्राजील ने सोचा था कि कोरोना भाग जाएगा, अब देखिए क्या हो गया वहां पर। खैर, अब देखते हैं जो है सो। दो और 2 4 से लेकर 99 के फेर तक तवे की लेने के चक्कर में हाथ की भी गंवा देने की कला हम में से ज्यादातर को खूब आती है। कोरोना के बाद साइबर क्राइम की बाढ़ आ गई है। काम की कमी में लोग दूसरों का काम लगा देने में काम की तलाश कर रहे हैं। शिकारी जाल बिछाकर बैठे हैं, लेकिन हम में से कई तो जाल में फंसने के लिए बेचैन रहते हैं। किसी वेबसाइट में घर बैठे लाखों कमाने की बात हो, किसी मेल में कोई महंगा मोबाइल कौड़ियों के भाव मिलने की बात हो, बगैर दाखिला पढ़ाई और इम्तिहान डिग्री मिलने की बात हो, हम में से कई मछलियां ऐसा चारा निगलने के लिए बेताब रहती। और ये आज की बात नहीं है। किसी पॉन्जी स्कीम में फंसकर सूद के चक्कर में मूल गंवाना हो, सोना चांदी चमकवाने के चक्कर में उसका बड़ा हिस्सा तेजाब में घुलवा देना हो, हम सिर झुकाकर मुंडन के लिए तैयार रहते हैं। कल ही मेरे एक दोस्त का फोन आया, जिसने ऑनलाइन शराब ऑर्डर की। सेवा देने वाले सेवक ने सिर्फ 5 रुपए सर्विस चार्ज क्या मांगे, भाई की बांछें खिल गई। खुशी खुशी में अपने क्रेडिट कार्ड को एक्सपोज कर दिया और नशे की हवस में OTP भी दे मारा। अब 500 के सामान में बिना बोतल के 20,000 गंवाकर घनघोर हैंगओवर में है। कबीरदास जी ऐसे ही नहीं कह गए, माखी गुड़ में गड़ रही, लिए पंख लिपटाए, हाथ मिले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। बाकी तो जो है न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।